प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हाजिर हूँ आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उसको। प्रिय दर्शकों, मैं वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से एक विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को कृपया स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे पितृदोष की। प्रिय दर्शकों, बहुत से व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। किसी को परेशानी होती है संतान से लेकर के, तो किसी को धन से लेकर के, तो किसी को संपत्ति की। कोई ऐसा भी है जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और वह तमाम तरह के जो है बाबाओं के चक्कर में, ओझाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, झाड़ फूंक करने वालों के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कृपया जो है ऐसे ढोंगियों से आप लोग बचकर रहिए, क्योंकि यह जो है आपके धन और समय दोनों की बर्बादी करते हैं। समस्या कुछ और होती है और यह बताते कुछ और हैं। आप लोगों को जिनकी मालूम नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा, तो आप लोग भी भटकते रहते, आपकी भी गलती नहीं है, जबकि उसका जो मुख्य कारण होता है आपकी परेशानी का, वह होता है आपके पूर्वजों का जो है श्राप, यानी पितृदोष जिसे कहते हैं। वह आपने जाने अनजाने में किया होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। प्रिय दर्शकों, पितृदोष जो होता है उसकी वजह से कई सारी परेशानियां आती हैं, जैसे कि विवाह के बाद तमाम जो है मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी संतान का ना होना, या फिर किसी भी प्रकार का आपको जो है जांच वगैरह में मेडिकल डिफेक्ट नहीं निकल रहा, उसके बाद भी संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है। किसी किसी को ऐसा भी होता है कि जो उनके हार्मोन्स वगैरह होते वह असंतुलित होते हैं, लेकिन यह तो एक मेडिकल की बात हो गई। यदि ज्योतिषीय बात किया जाए तो इसमें भी जो कारण होता है वह पितृदोष आदि ही होता है। प्रिय दर्शकों, तो एक तो इसकी वजह से जो पितृदोष होता है, इसकी वजह से एक तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि संतान तो होती है लेकिन पुत्री संतान होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति उन्हें नहीं होती। वह भी जो पुत्री संतान होती है उसका भी बहुत जो है उपचार कराने के बाद ही पुत्री संतान की भी प्राप्ति होती है। दूसरा, एक इसके कारण से एक समस्या और आती है कि आपका जो व्यापार या नौकरी कैरियर आदि है वह भी स्थायी रूप से नहीं चलता है, यानी कुछ ना कुछ दिक्कतें उसमें भी आपके जीवन में संघर्ष, यानी नौकरी में या व्यवसाय में भी संघर्ष ही बना रहता है। तो यह भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। प्रिय दर्शकों, तीसरी चीज ये होती है कि घर में किसी न किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य लगातार खराब रहना, यानी आपकी कमाई से ज्यादा जो आपका खर्च है वह दवाइयों में होते रहना, तो यह भी एक पितृदोष के कारण ही समस्या उत्पन्न होती है। प्रिय दर्शकों, तो पहली चीज तो यह हो गई कि आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें भी हो सकता है आपको, जब हथेली आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को यह सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग किसी बाबा या ज्योतिषी या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जहां पर आपका किसी प्रकार से आर्थिक एवं समय का शोषण हो। हम सिर्फ आप लोगों की जानकारी या ज्ञानवर्धन के लिए यह वीडियो बना रहे हैं और इसीलिए आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को जो है बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा।
तो प्रिय दर्शकों, एक तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है पितृदोष के कारण, दूसरा नौकरी या व्यवसाय में दिक्कत, मुकदमा आदि चलना जो है वह भी कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण होता है। अच्छा, जब हम वैदिक ज्योतिष की यानी जो हमारी वैदिक कुंडली बनती है तो उसमें एक लाल किताब की कुंडली है, लाल किताब होती है प्रिय दर्शकों, उसमें पितृदोष का कई प्रकार से बनना बताया गया है। यानी राहु महाराज जो होते हैं, जो राहु ग्रह होते हैं, राहु ग्रह जो है या छाया ग्रह है, इन्हें मुख्य ग्रहों की संज्ञा में राहु एवं केतु को नहीं रखा गया, ये छाया ग्रह है। तो यह जो राहु महाराज है यह जिस किसी भी ग्रह के साथ, माने केतु महाराज को छोड़ करके, और केतु के साथ यह कभी बैठते नहीं है। तो यदि राहु महाराज जो है, लाल किताब के अनुसार हम आप लोगों को बता रहे हैं, यदि राहु महाराज सूर्य के साथ बैठ रहे हैं तो लाल किताब में इसे पितृ ऋण कहा गया है। यदि यही जो है राहु महाराज किसी भी भाव में, कुंडली जो हमारी बनती है, कुंडली के किसी भी भाव में यदि चंद्रमा के साथ बैठ रहे हैं तो इसे मात्र ऋण कहा गया है। तीसरी चीज आती है, जब यह मंगल के साथ कहीं भी युति बना रहे हैं किसी भाव में कुंडली के राहु महाराज, तो इसे भ्रात ऋण यानी भाई का ऋण कहा गया है। और यह पितृदोष की ही श्रेणी में आता है, क्योंकि इस विषय पर हमने जब गहराई से अध्ययन किया, 2-3 किताबें जो है हमने पुस्तकें जब देखी तो उसमें हमें निकल करके आया, जो अच्छे अच्छे विद्वानों की लिखी हुई पुस्तकें हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि राहु महाराज मंगल के साथ बैठते हैं तो यह भ्रात ऋण यानी भाई का ऋण कहा जाता है। यदि राहु महाराज बुध के साथ बैठते हैं तो यह ऋण जो बनता है, यानी यह भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। यह ऋण जो होता बहन या मौसी या बुआ आदि का ऋण कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, राहु महाराज यदि बृहस्पति के साथ में बैठते हैं तो वैदिक ज्योतिष में इसे जो है गुरु चंडाल दोष कहा गया है। यानी कहीं ना कहीं यह गुरु का यानी ऋषि का ऋण कहा गया है। ऋषि ऋण से जो है उस कुंडली को अभिशप्त माना जाता है लाल किताब के अनुसार। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से यदि राहु महाराज कुंडली के किसी भी भाव में यदि शुक्र के साथ बैठते हैं तो उसे पत्नी ऋण कहा गया है। यानी पत्नी का ऋण जो होता है वह कहा गया है। इसका फलादेश भी अलग अलग है कि किस ग्रह के साथ में राहु महाराज बैठेंगे तो आपको किस क्षेत्र से संबंधित परेशानी, यानी जीवन के किस क्षेत्र से संबंधित परेशानी आ सकती है। तो वह एक विषय तो अलग हो गया, लेकिन हम सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग यह देखते हैं कि यदि राहु महाराज सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठ रहे हैं तभी पितृदोष मानते हैं वह लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। लाल किताब के अनुसार और जिन लोगों ने पितृदोष पर गहन अध्ययन किया है उनकी लिखी हुई पुस्तकों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु महाराज यानी केतु महाराज को छोड़ करके अन्य 7 ग्रह जो होते हैं, यहाँ तक कि शनि महाराज के साथ भी यदि राहु महाराज बैठते हैं तो वह भी जो है पितृदोष की श्रेणी में ही आता है। तो शुक्र महाराज के साथ जब राहु महाराज बैठते हैं कुंडली के किसी भाव में तो यह तो पत्नी का ऋण कहा गया है। लेकिन यदि राहु महाराज शनि महाराज के साथ कुंडली के किसी भी भाव में बैठते हैं तो उसे नौकर का ऋण कहा गया है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से 7 ग्रह जो होते हैं, 7 ग्रह यानी जो हमारे मुख्य 7 ग्रह हैं, वह राहु महाराज के साथ यदि कोई भी ग्रह युति या दृष्टि संबंध भी यदि बना रहे हैं तो वह भी पितृदोष की श्रेणी में ही आता है। तो प्रिय दर्शकों, इससे होने वाली परेशानियां भी अलग अलग होती हैं। थोड़ा आपको हम फौरी तौर पे बताए दे रहे हैं। यानी यदि राहु महाराज सूर्य के साथ बैठ रहे हैं तो पिता से संबंधित दिक्कत जो है आपको पूरी उम्र जो है बनी रहेगी। यदि राहु महाराज चंद्रमा के साथ बैठ रहे हैं तो यह माता से संबंधित जो है परेशानियों का संकेत है।
यदि राहु महाराज मंगल के साथ बैठ रहे हैं तो यह भाई से संबंधित परेशानियों का संकेत, यानी भाई को लेकर के आपको कोई ना कोई कष्ट हमेशा जीवन भर बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि राहु महाराज बुध के साथ बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो या फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसा देते, या वह व्यक्ति जो है बहन या बुआ या मौसी के चलते पूरी जिंदगी जो है संघर्ष बना रहता है उसके जीवन में। फिर उसके बाद बुध के बाद आता है जो है गुरु के साथ यदि राहु महाराज बैठते हैं तो यह धार्मिक क्षेत्र में और शिक्षा संबंधी दिक्कतें आपके जीवन में पैदा करते हैं। राहु महाराज यदि शुक्र के साथ बैठते हैं तो यह पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी से लेकर के जो है पत्नी की तरफ से आपके जीवन में संघर्ष यानी बना रहता है। राहु महाराज यदि शनि महाराज के साथ बैठते हैं तो नौकर चाकर इत्यादि की तरफ से आपको संघर्ष उठाना यानी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो यह तो हो गया यानी पितृदोष से होने वाली परेशानियां, और इसी में संतान भी आ जाती है। यानी यदि राहु महाराज शुक्र के साथ बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं संतान से लेकर के दिक्कत हो सकती है। ऐसे तो यानी सातों जो ग्रह हैं उनके साथ भी कोई ना कोई समस्या संतान को लेकर के अवश्य होती है। यानी इसका मुख्य जो लक्षण होता है, लक्षण व मुख्य यह है कि विवाह के 2, 3, 4 साल बाद तक संतान का ना होना, और संतान यदि हुई भी किसी प्रकार से तो मिसकैरेज हो जाना। देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे ऐसे दंपत्ति होते हैं कि किसी तरह से उनको बच्चा कंसीव तो होता है लेकिन 3 महीने 4 महीने का होकर के वह जो है मिसकैरेज हो जाता है। तो वह भी जो है पितृदोष का ही लक्षण है। देखिए, मैं यहाँ मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, और यह एक बहुत ही गहन विचारणीय विषय है। तो आप लोग जो है अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार किसी निर्णय पर ना पहुंचे, क्योंकि यह एक जो है ज्योतिषी का कार्य होता है। और मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करता हूं कि आप लोग मेडिकल ट्रीटमेंट लेना भी किसी प्रकार बंद ना करें, क्योंकि ज्योतिष एक अलग चीज है और मेडिकल ट्रीटमेंट आदि अलग चीज है। तो आप दोनों उपाय कीजिए। तो आप लोगों को आज मैं यह भी बताऊंगा कि हथेली में कैसे देखें कि पितृदोष जो है कैसे बन रहा है, और इससे संबंधित जो उपाय होता है वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन जानकारी आप लोगों के काम की है। तो इसलिए आप लोग कृपया बने रहिए और वीडियो को देखिए जरूर, स्किप मत कीजिएगा। यदि आपको अच्छा विषय नहीं लग रहा है तो आप वीडियो मत देखिए, हाथ जोड़ करके निवेदन है। लेकिन अगर विषय अच्छा है, आपके काम का है या आपके किसी जानने वाले के काम का है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, अब हम बता रहे हैं हथेली से कैसे देखें कि पितृदोष है। तो इसकी जो पहली पहचान होती, देखिए यहाँ हमारी जो है 3 मणिबंध रेखाएं हैं। जो हमारी कलाई होती है, कलाई में जो है मणिबंध रेखाएं या जा रही या मणिबंध रेखाएं बोली जाती हैं। तो यदि इन 3 रेखाओं में से किसी भी रेखा पर, मान लीजिए इस रेखा पर इस प्रकार से द्वीप का चिन्ह बन रहा है, इस प्रकार से यदि द्वीप चिन्ह थोड़ा आपको बड़ा करके भी हम बना के दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए यह मणिबंध की रेखा है और मणिबंध की रेखा में इस प्रकार से द्वीप का चिन्ह बन रहा हो। ध्यान दीजिएगा प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से यदि मणिबंध रेखा में द्वीप चिन्ह बन रहा हो और जो हमारी यहाँ से जीवन रेखा निकलती है, जीवन रेखा प्रिय दर्शकों एक तो साधारण उसका जो प्रकार होता है वह इस प्रकार यानी गोलाई लिए हुए निकलती है। लेकिन यदि यही जीवन रेखा गोलाई लेकर के न निकल रही हो, यानी यह प्रकार तो अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि यही जीवन रेखा जो है गोलाई लेकर के न निकल रही हो, वह बिल्कुल इस प्रकार से सीधी हो रही हो, यानी सीधी रेखा जा रही हो, तो पितृदोष का यह लक्षण है। प्रिय दर्शकों,
मणिबंध रेखा में, यानी ये तीनों मणिबंध रेखाएं, एक की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। किसी किसी के हाथ में 4 मणिबंध रेखाएं होती है, तो उसमें किसी भी एक रेखा में यदि इस प्रकार का दीप चिन्ह भी बन रहा हो और जीवन रेखा जो है वह सीधी हो, यानी गोलाई लिए हुए ना हो करके सीधी हो रही हो, तो पितृदोष का लक्षण है। इसकी वजह से आपको जो हमने उपरोक्त बातें बताई हैं पहले, वह परेशानियां हो सकती हैं। तो एक तो जो है पितृदोष देखने का एक सरल तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका आप लोगों को हम यह बता रहे हैं प्रिय दर्शकों, एक तरीका तो यह हो गया, आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों कॉम्बिनेशन जो हमने बताए हैं ऐसा होगा, यानी कोई एक कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसमें निश्चित नहीं कह सकते हैं कि पितृदोष है। लेकिन यदि दोनों चीजें यानी मणिबंध रेखा पे द्वीप चिन्ह और जीवन रेखा सीधी हो रही हो, तो यह निश्चय है कि पितृदोष का लक्षण है। दूसरा एक सरल तरीका और बताते हैं आप लोगों को। देखिए, यह तो हमारी जो है जीवन रेखा हो गई इस प्रकार से, यहाँ जो है हमारी हृदय रेखा हो जाती है इस प्रकार से। एक इसके बीच में हमारी निकलती है मस्तिष्क रेखा, ऐसे इस प्रकार से प्रिय दर्शकों मस्तिष्क रेखा निकलती, यानी जीवन रेखा से जुड़ी हुई जो यह हमारी रेखा है, यह इसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। तो यह भी एक बहुत ही सरल तरीका है पितृदोष देखने का। यानी यह जो मस्तिष्क रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा किसी भी प्रकार से बीच में जैसे मिट रही हो, धुंधली पड़ रही हो, या फिर इस प्रकार ओवरलैप हो रही हो, यानी या 2 भागों में बट रही हो, ऐसे ध्यान दीजिएगा, बड़ा करके दिखाई देते हैं आपको। यानी यह हमारी जो है मस्तिष्क रेखा है इस प्रकार से, और यह मस्तिष्क रेखा जो है ऐसे टूट रही है इस प्रकार से। तो यदि ऐसा हो रहा है तो यह भी पितृदोष का ही लक्षण है प्रिय दर्शकों। यदि एक तरीका और होता है प्रिय दर्शकों, यह जो हमारी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, यानी जो हृदय रेखा है और मस्तिष्क रेखा दोनों जो है इस प्रकार से एक हो रही हो। आपने देखा होगा बहुत सी हथेलियों में आप लोगों को यह चीज देखने को मिल जाएगी। 100 में कहीं आपको 2-4 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनकी हथेली में यह 3 रेखाएं ना होकर के 2 ही मुख्य रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, यह भी पितृदोष का ही लक्षण है। इसमें थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता, क्योंकि मंगल जो पीड़ित होता है वह और यह एकदम लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन आप जो है कह सकते हैं इस बात को कि यह पितृदोष का ही लक्षण है। तो प्रिय दर्शकों, यह जो है हमने बताया आप लोगों को पितृदोष देखने की जो तकनीक, यानी जो पितृदोष कैसे देखा जाता है उस विषय में हमने बताया कि हथेली में आप लोग पितृदोष को कैसे देखें। अब हम उपाय की यदि बात करें, जो हमने कई सारे लोगों पर आजमाया हुआ है, तो प्रिय दर्शकों, जिससे हमें आशातीत जो है लाभ भी हुआ है, और वह उपाय मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं, मैं अपना श्रेय नहीं लेना चाहता हूं, बहुत ही साफ दिल से कहता हूं कि वह उपाय एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आदरणीय हैं, और उन्होंने पितृदोष पर ही इतनी मोटी पुस्तक लिखी है, और उन्होंने उसी में वह उपाय भी लिखा है। तो आप लोग भी यदि ऐसी समस्या से ग्रसित हैं, यानी जीवन में संघर्ष ही बना है और पितृदोष के लक्षण यदि आप लोगों को हथेली में दिखाई देते हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य है। और यह उपाय हम आप लोगों को बिल्कुल ही निःशुल्क बता रहे हैं और बहुत सही तरीके से, यानी इसमें हम कुछ छिपा नहीं रहे आप लोगों से। तो प्रिय दर्शकों, यदि पितृदोष बन रहा है आपकी, वो चाहे वैदिक कुंडली में बन रहा हो, आप किसी भी पंडित जी को या ज्योतिषी को दिखा दीजिए। यदि वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है,
या किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ ने देखा, क्योंकि हस्तरेखा विशेषज्ञ सभी तो ऐसा नहीं बता सकते हैं। पितृदोष देखना हथेली में प्रत्येक जो है व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जितनी सरलता से मैंने आप लोगों को बता दिया है, यह एक ऐसा विषय है जो वर्षों के अनुभव के बाद ही लोग समझ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब हम उपाय की बात कर लें। तो यदि पितृदोष की समस्या हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, सामग्री आप लोग नोट कर लीजिए जो हम लिखा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है प्रिय दर्शकों, प्लीज आप लोग जो है वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और यदि विषय अच्छा लग रहा है, किसी आपके जानने वाले को ऐसी समस्याएं हो रही हैं, तो वीडियो आप उसको अवश्य शेयर कीजिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए या मत कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। हो सकता है कि इसकी वजह से किसी के जीवन की समस्याएं दूर हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, आप सामग्री नोट कीजिए। आपको लेना है काला तिल। प्रिय दर्शकों, अभी तक हमने जो है जितने भी वीडियो बनाई हैं उसमें हमने समस्याएं तो बता दिया है, लेकिन समाधान नहीं बताया है। हमने ये तो बता दिया है कि हथेली देख करके आप कैसे मालूम करें कि व्यक्ति को क्या समस्या हो रही है, लेकिन समाधान किसी का नहीं बताया। लेकिन यह पहला वीडियो हमारा है जिसमें मैं आप लोगों को समाधान भी बता रहा हूं, क्योंकि यह मुझे मालूम है कि इसकी वजह से लोगों को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। भाई, अगर किसी को संतान नहीं है तो लोगों के उसे ताने सुनने पड़ते हैं, या पुत्री संतान की अधिकता है, पुत्र संतान नहीं, तो आज भी हमारे यहाँ का जो समाज है वह किसी न किसी रूप में जो है ताने जरूर सुना देता है। तो ऐसी माताओं बहनों को यह जो है समस्या है, तो यह लोग जो है रो रो करके जीवन, या किसी से कह भी नहीं सकते बेचारे, और इन्हें समस्या बहुत होती, कठिनाइयां बहुत होती हैं, और अंदर ही अंदर यह लोग दुखी रहते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है प्लीज किसी न किसी की हेल्प अवश्य कीजिए, क्योंकि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। दूसरों की यदि आप मदद नहीं करेंगे तो पैसा भी किसी काम आपका नहीं आने वाला है। प्रिय दर्शकों, तो आपको करना क्या है, एक तो काला तिल ले लेना है, दूसरा जो है जौ का आटा आपको पिसा पिसाया हुआ मिल जाएगा। जौ का आटा या आपको किराने की दुकान आदि से मिल जाएगा पिसा हुआ। तीसरी चीज जो आती है, यह आती है पिसी हुई शक्कर, यानी जिसे हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में उसे घोटी शक्कर कहा जाता है, यानी खिला दाना भी कहते हैं। तो खिला दाना आपको ले लेना है। खिला दाना, खिला दाना हो गया, तीन चीजें यह हो गई। चौथी चीज जो है प्रिय दर्शकों, वह है शुद्ध देसी घी। इसकी मात्रा जो है प्रिय दर्शकों सभी की बराबर बराबर होगी। इसे आप लिखिए, केवल सामग्री आप लोग नोट कर लीजिए। मात्रा जो है बराबर होगी वह आप 100-100 ग्राम ला करके भी बना सकते हैं, 250-250 ग्राम ला करके। वैसे 250-250 ग्राम जो है पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि यह उपाय जो है 12 बार करना होता है 1 साल लगातार। तो प्रिय दर्शकों, 4 चीजें यह हो गई। पांचवी चीज जो है वह आपके घर में ही उपलब्ध होती, जिसे कहते हैं चावल। तो चावल जो है वह भी पिसा हुआ होना चाहिए। पिसा चावल यानी चावल का आटा जिसे कहते हैं। प्रिय दर्शकों, जौ का आटा, काला तिल भी जो है वह भी पिसा ही हुआ होना चाहिए। यानी 5 वस्तुएं आपकी हो गई प्रिय दर्शकों। काला तिल पिसा हुआ,
जौ जो है उसका आटा, या अगर आटा नहीं उपलब्ध है तो आप उसको घर पे ला करके मिक्सी वगैरह में पीस करके उसे भी आटा ही बनाना है आपको। फिर हो गई शक्कर, यानी अगर खिला दाना आपको उपलब्ध नहीं है बाजार में किसी कारण से, तो आप ये शक्कर जो चीनी आती है इसे मिक्सी आदि में पीस करके इसका भी आपको जो है पाउडर बना लेना है। चौथी चीज जो है देसी घी है। पांचवी चीज जो है वह पिसा हुआ चावल है। तो प्रिय दर्शकों, ये पांचों चीजें आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुनिए। आपको इन्हें पांचों चीजों को एक में मिक्स कर लेना। वह आप एक साथ भी मिक्स करके किसी जो है मजबूत जार में टाइट ढक्कन के रख सकते हैं ताकि वह 1 वर्ष खराब ना हो। और यदि आप चाहें कि इकट्ठा बना डालेंगे तो खराब हो जाएगा, तो आप इकट्ठा ना मिला करके आप आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा जो है 50-50 ग्राम आपने मिला लिया। आपको करना क्या है, एक गरी का गोला लेना है, यानी जो एक खाने वाली गरी आती है, एक तो नारियल पानी वाला हो गया, एक जो हवन के लिए नारियल आता है, एक गरी का गोला आता है, वो दुकानदार से आप कहेंगे मिल जाएगा। गरी के गोले को आपको इस प्रकार से ऊपर से काटना है कि उसमें इतना बड़ा छेद हो जाए, यानी होल हो जाए कि यह जो आपने सामग्री बना के तैयार किया है वह उसमें भरते बन जाए। तो जितनी सामग्री आती है उतनी उसमें आप लोग भर दीजिए। भरने के बाद में इसे करना उस दिन है जब आपकी जो है अमावस्या के ठीक 1 दिन पहले चतुर्दशी आती है, जिसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, यानी अंधेरे पाठ की, जो अंधेरा पखवाड़ा होता है, उसकी चतुर्दशी को आपको सूर्यास्त के बाद शाम के समय, यानी शाम को सूर्यास्त के बाद आसपास में कोई पीपल का पेड़ देख लीजिए, पुराना पीपल का पेड़ हो, वहां लेकर के उसे जाइए, अपना हाथ पैर धुल करके, और पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में, यानी जो वहां जड़ होती है पीपल की, उसके पास में एक गड्ढा बना लीजिए। वह गड्ढा इतना होना चाहिए कि जो नारियल आप यानी गरी का गोला रखेंगे वह केवल थोड़ा सा ऊपर दिखना चाहिए, बाकी वो मिट्टी के अंदर दब जाए, और उसका मुंह जो है खुला रहे, जिससे आपने सामग्री भरी है वह मुंह खुला रहना चाहिए। आपको करना यह है कि यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सारी सामग्री जो है गरी के गोले में भर करके आपको पीपल की पेड़ के नीचे, यानी जड़ के पास में रख करके चले आना है। आपको ऐसा 12 चतुर्दशी करना है। ईश्वर ने यदि चाहा, माता जी की कृपा यदि हुई, तो आपकी समस्या का समाधान जो है अवश्य ही हो जाएगा। कुछ लोगों को इसका फायदा जो है 2-3 बार में ही हुआ है, और कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता, समस्या यदि गंभीर है तो ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन फायदा इसका अवश्य ही होता है। तो प्रिय दर्शकों, इसमें कोई बहुत विशेष खर्चा भी नहीं है, और आप लोग करके देखिए, हो सकता है कि आप लोगों की समस्या का समाधान इसी से हो जाए। प्रिय दर्शकों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के, जो काफी महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।